आज हम इतिहास की दो ऐसी क्रांतियों की कहानी जानेंगे जिन्होंने खेती का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक हुई इंग्लैंड में और दूसरी अमेरिका में। दोनों ने दुनिया को अनाज तो दिया, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। चलिए इसी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक मामूली सा दिखने वाला हल जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया, दंगे भड़का दिए, और दूसरी तरफ धूल का एक ऐसा गुबार जिसने पूरे देश के सपनों को ही निगल लिया। सवाल यही है, ज्यादा अनाज उगाने की ये होड़ आखिर इतनी बड़ी तबाही का सबब क्यों बनी? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से। यहाँ बात होगी खेतों की बाड़ाबंदी की। एक ऐसा दौर जब सदियों से चला आ रहा खेती का तरीका एक बहुत बड़े बदलाव की कगार पर खड़ा था। पहले के इंग्लैंड की कल्पना कीजिए। गांव एकदम खुले खुले से थे। किसानों को हर साल खेती के लिए जमीन के अलग अलग टुकड़े मिलते थे, और गांव के चारों तरफ होती थी एक साझा जमीन जिसे कहते थे कॉमन्स। और ये कॉमन्स कोई मामूली जमीन नहीं थी, ये तो गांव के गरीब परिवारों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट था। सोचिए, यहीं वो अपने जानवर चराते थे, जलाने के लिए लकड़ियां बीनते, खाने के लिए फल फूल इकट्ठा करते थे। मतलब जब कभी फसल खराब हो जाए तो यही कॉमन्स उनका सहारा बनते थे। तो फिर सब कुछ बदला कैसे? देखिए, एक साथ कई चीजें हुईं। 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी, सोचिए, 4 गुना बढ़ गई। गांव के लोग शहरों में बस रहे थे, और ऊपर से फ्रांस के साथ लड़ाई छिड़ गई, जिससे बाहर से अनाज जाना बंद हो गया। नतीजा, अपने ही देश में अनाज उगाना अचानक से सोने की खान जैसा बन गया। और जो हुआ उसका स्केल हैरान कर देने वाला था। अमीर जमींदारों, जिन्हें लैंडलॉर्ड्स कहते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में हजारों कानून पास करवा लिए, और देखते ही देखते लाखों एकड़ साझा जमीन उसी कॉमन्स पर बाड़ लगा दी गई। मकसद सिर्फ एक था, बेहिसाब मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना। लेकिन इस तरक्की की कीमत चुकाई गरीबों ने। उनके सदियों पुराने हक छीन लिए गए। वो अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए। अब उनके पास दिहाड़ी मजदूरी के अलावा कोई चारा नहीं था, और ये काम भी सिर्फ फसल कटाई के वक्त ही मिलता था। बाकी समय बेरोजगारी। उस दौर के अन्याय को एक किसान के इस खत से बेहतर क्या बयां करेगा। वो लिखता है, अगर कोई गरीब आदमी साझा जमीन से एक भेड़ चुरा ले तो कानून उसे सजा देता है, लेकिन अगर आप सैकड़ों गरीबों से उनकी पूरी जमीन ही छीन लें तो कानून कुछ नहीं करता। आप सोच सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा और लाचारी होगी। और इसी अन्याय और लाचारी से जन्मा एक हिंसक विद्रोह। इस आग में घी का काम किया एक नई मशीन ने, एक ऐसी मशीन जिसने मजदूरों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। ये मशीन थी थ्रेशिंग मशीन। इसका काम था फसल कटने के बाद अनाज को भूसे से अलग करना। अब तक ये काम हाथ से होता था, और इसी से कई मजदूरों का घर चलता था। जमींदारों को तो इसमें अपना फायदा दिखा, कम लागत, ज्यादा मुनाफा। लेकिन मजदूरों के लिए ये उनके पेट पर सीधी लात थी। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास स्विंग रायट्स के नाम से जानता है। जमींदारों को कैप्टन स्विंग नाम से धमकी भरे खत मिलने लगे। कोई नहीं जानता था ये कैप्टन स्विंग कौन है, लेकिन खतों के बाद खेतों में आग लगने लगती थी और नई नई थ्रेशिंग मशीनें तोड़ दी जाती थीं। लेकिन इस बगावत का अंजाम बहुत भयानक हुआ। सरकार पूरी तरह से जमींदारों के साथ खड़ी थी। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला गया। करीब 2000 लोगों पर मुकदमे चले, 9 लोगों को फांसी दे दी गई, और 500 से ज्यादा लोगों को देश निकाला देकर ऑस्ट्रेलिया जैसी दूर दराज जगहों पर भेज दिया गया। तो इंग्लैंड में तो मजदूरों की आवाज दबा दी गई, लेकिन चलिए अब अटलांटिक के पार चलते हैं, अमेरिका। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति जन्म ले रही थी। एक ऐसी जमीन पर जो बहुत विशाल थी और जहाँ मौके भी अंतहीन लग रहे थे। अमेरिका की कहानी थी विस्तार की, एक्सपेंशन की। जो गोरे अमेरिकी सेटलर्स थे वो लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्हें जमीन और एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया गया था, और इस सपने को पूरा करने के लिए वहां के जो मूल निवासी थे उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से उनकी अपनी ही जमीनों से बेदखल किया जा रहा था। लेकिन ये जो विशाल मैदान थे, जिन्हें ग्रेट प्लेन्स कहते हैं, इन पर खेती करना बच्चों का खेल नहीं था। यहाँ की मिट्टी बहुत सख्त थी, घास की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत। पुराने लकड़ी के हल तो यहाँ आकर टूट जाते थे। मतलब इस जमीन को जोतने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। और वो टेक्नोलॉजी आई मैकेनिकल रीपर के रूप में। इसने तो फसल कटाई का पूरा तरीका ही बदल दिया।
सोचिए, जिस काम को करने में पहले 16 आदमी लगते थे, अब वही काम एक अकेली मशीन एक ही दिन में कर देती थी। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मैकेनिकल रीपर तो बस शुरुआत थी। असली गेम चेंजर थे बड़े बड़े स्टीम वाले ट्रैक्टर। घोड़ों की जगह जब इन मशीनों ने ली तो किसान इतने बड़े पैमाने पर जमीन जोतने लगे जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसी के साथ अमेरिका दुनिया की ब्रेड बास्केट यानी रोटी की टोकरी बनने की तरफ तेजी से बढ़ चला। इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसे एक आंकड़ी से लगाइए। पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका पूरे यूरोप का पेट भर रहा था और सिर्फ 9 साल के अंदर, सिर्फ 9 साल में गेहूं की खेती का एरिया 65% बढ़ गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक जबरदस्त उछाल था। लेकिन ठीक इंग्लैंड की कहानी की तरह यहाँ भी इस बेहिसाब तरक्की के कुछ बहुत ही भयानक नतीजे सामने आने वाले थे। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, ये तेजी मंदी में बदल गई। गेहूं का मार्केट क्रैश हो गया, कीमतें धड़ाम से नीचे आ गईं। अब किसानों के पास क्या था? नई नई मशीनों का भारी कर्ज और गोदामों में भरा हुआ अनाज जिसका कोई खरीदार नहीं था। और फिर जब लगा कि इससे बुरा क्या होगा, तब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सालों तक बारिश ही नहीं हुई। देखिए, हुआ ये था कि लगातार जुताई ने जमीन की ऊपरी सतह पे मौजूद उस कुदरती घास को खत्म कर दिया था जो मिट्टी को पकड़कर रखती थी। और जब सूखा पड़ा और तेज हवाएं चलीं, तो वो सारी सूखी मिट्टी हवा में उड़ने लगी और ऐसे उड़ी कि धूल के काले काले तूफान बन गए, जिन्हें ब्लैक ब्लिजर्ड्स कहा गया। जो मंजर था वो पूरी तरह तबाही का था। जानवर धूल में दम घुटकर मर रहे थे, खेत के खेत रेत के नीचे दफन हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन बड़ी बड़ी मशीनों ने इस तथाकथित तरक्की को जन्म दिया था, वो खुद रेत के टीलों में दबी हुई थी, जंग खाती हुई, बेकार। तो जो अमेरिका कभी दुनिया की रोटी की टोकरी कहलाता था, अब वो धूल का कटोरा यानी डस्ट बोल बन चुका था। एक जीता जागता उदाहरण कि प्रकृति से खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। तो अब जब हमने इन दोनों कहानियों को देख लिया है, इंग्लैंड और अमेरिका की, तो सवाल उठता है कि हम इससे क्या सीखते हैं। तरक्की या जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं, उसकी छिपी हुई कीमत क्या होती है। देखिए, दोनों ही कहानियों में एक पैटर्न साफ नजर आता है। दोनों ही जगह, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका, मुनाफे और प्रोडक्शन को हर चीज से ऊपर रखा गया। इंसानों को और पर्यावरण को, दोनों को नजरअंदाज किया गया। इंग्लैंड में इसका नतीजा निकला एक सामाजिक विद्रोह और अमेरिका में नतीजा था एक भयानक कुदरती आफत। कहने को तो इंग्लैंड का मजदूर और अमेरिका का किसान अलग अलग थे, पर असल में दोनों एक ही सिस्टम के शिकार हुए। तो आखिरी सवाल यही है, हमने ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने की टेक्नोलॉजी तो बना ली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या हमने कैप्टन स्विंग के गुस्से से और डस्ट बोल की तबाही से हमारे रोटी की असली कीमत का सबक सीखा है? ये दोनों कहानियां हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा मॉडर्न फूड सिस्टम कितना टिकाऊ और कितना न्यायपूर्ण है।